Good morning, boys and girls. Welcome in my class, virtual class of agriculture. हम धान्य फसलों को पढ़ रहे हैं। छठे पाठ का विवरण बताया था मैंने आपको। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जिसमें 4 बिंदु पूछे जाएंगे। तो आज हम धान्य फसल बाजरा की वैज्ञानिक खेती पढ़ेंगे। धान्य फसल बाजरा की वैज्ञानिक खेती। बाजरा का वानस्पतिक नाम पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम ग्लूकम या पेनिसिटम टाइफोइडियम भी इसका नाम माना जाता है। इसका कुल पोएसी, जिसको हम ग्रेमिनी के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम ग्रेमिनी है और इसको बदल करके इसका नाम रख दिया है, क्योंकि कुल के नाम के पीछे जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति है वो ये कहती है कि एसी आना चाहिए। ग्रेमिनी में एसी नहीं है, इसलिए इसका नाम बदल के पोएसी किया है। उत्पत्ति केंद्र भारत एंड अफ्रीका, भारत और अफ्रीका माना गया है। अफ्रीका में भी दक्षिणी अफ्रीका कहा जाएगा। सामान्य जानकारी, पिछले टर्न में आप लोगों ने ज्वार को पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था ये मोटा अनाज है, ये भी मोटा अनाज ही है। इसमें 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 11.5% प्रोटीन है, 12.5% विटामिन्स हैं, 1.7% इसमें वसाएं हैं और अन्य पदार्थ भी इतने ही हैं, 2.3% के आसपास। खनिज, लवण वगैरह। ये बिलो पॉवर्टी लाइंस का मतलब नहीं है, लेकिन वैसे तो ये खाद्यान्न गरीबों का है, लेकिन आजकल इसका उपयोग सभी कर रहे हैं। बाजरे से रोटी बना के खाई जा रही है। बाजरे का दलिया भी होता है, राबड़ी भी बनती है इसकी, इसका खीच भी बनता है, इसका लौंगटा भी बनता है। ये सारे खाद्यान्न का पार्ट है। इसके अलावा इसको चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट बिंदु है आपका खेत की तैयारी। सभी प्रकार के मृदाओं में ये उगता है। सामान्यतः जो मृदा है वो हल्की मिट्टी होनी चाहिए। हल्की दोमट मृदा में जिसका पीएच 6.5 से 7.5। मैंने बताया था आपको क्या करना है, मिट्टी का प्रकार, फिर आपको पीएच देखना है, फिर आपको टेम्परेचर देखना है और फिर आपको देखना है वार्षिक औसत वर्षा। ठीक है।
तो हल्की दोमट मृदा, हल्की दोमट मृदा के बाद में आपको इसका पीएच देखना है, 6.5 से 7.5 मैंने बताया आपको। और वैसे तो ये सभी प्रकार की मृदाओं में उगती है। बुआई से पहले 2-3 बार इसकी गहरी जुताई कर देनी चाहिए, हैरों से, हल से, कल्टीवेटर से, किसी से भी। उसके बाद में पाटा लगाकर किसी ढेले वेले तोड़ दो और पाटा लगाकर इसको समतल कर देते हैं मिट्टी को, और समतल करने के बाद में इसमें बुआई की जाती है। जैसा कि हमने जलवायु के लिए बोला है, तो 50 से 75 ये कम क्षेत्रों में वार्षिक औसत वर्षा, जहां कम है यहां ये उगाई जा सकती है। और बुआई से पहले हम लोग इसमें 3% कार्बोफ्यूरॉन, 3% कार्बोफ्यूरॉन, दीमक वगैरह है तो 12 kg, इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए? 12 kg। और क्विनोलफास 5%, क्विनोलफास ये भी 12 kg। यानी दीमक से बचाव के लिए हमारे को कार्बोफ्यूरन या क्विनोलफास ये दोनों काम में लेनी है। और मिट्टी जो है सामान्य प्रकार की, वैसे तो सभी प्रकार की मृदाओं में उगता है, लेकिन आप इसको खेत को तैयार करने से पहले, इसका थोड़ा सा बुआई वगैरह करने से पहले ये जो अडॉप्ट करना है प्रोसीजर, किस प्रकार की मिट्टी काम में लेनी है, उसका पीएच क्या होना चाहिए, ताप वही है, ये ताप कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में हम लोग अब जिस युग में पहुंच गए हैं, जिस वैज्ञानिक युग में पहुंच गए हैं, जिस प्रौद्योगिकी युग में पहुंच गए हैं, उसमें हम लोगों को जो भी काम करना है वो पूर्ण जानकारी के साथ और उसके नफे नुकसान को देख करके, उपज उत्पादन हम मेहनत करें उतना हमारे को उपज और उत्पादन नहीं मिले और हमारा जो लागत ज़्यादा आ जाए, प्राप्ति कम हो, ऐसा काम न करके हम यदि उन्नतशील किस्में काम में लें तो उसमें हमारे को ज़्यादा फायदा है। और उन्नतशील किस्मों में चारे के लिए सकुल किस्में और सामान्य किस्में, ये 3 बातों को ध्यान में रखिए। चारे के लिए जो हम उन्नतशील किस्में काम में ले रहे हैं वो राजस्थान चेरी 2 और जायद बाजरा। राजस्थान चेरी 2 और जायद बाजरा, ये जो किस्म है इसको लेंगे काम में तो चारा हमारे को ज्यादा प्राप्त होगा। सकुल किस्मों में आईसीटी और पूसा 23, आईसीटी और पूसा 23। और सामान्य किस्म में 2-3 नाम आपको ये भी याद रखने हैं, पीएचबी, एचएचबी और जीएचबी। पीएचबी, एचएचबी और जीएचबी। इसमें सामान्य किस्मों में पीएचबी, एचएचबी और जीएचबी, इसके अलग अलग
क्वालिटी है उसको आप देख लीजिए। 121 67 PHB 121, ये HB 67। उसके अलावा आप पूसा 605 भी ले सकते हैं। ये 538 है, ये पूसा 605। अब आपको किस प्रकार से इसकी बीज और बीज का ट्रीटमेंट, बीज कितना लेना है आपको, बीज और बीजोपचार, बीज बीजोपचार कितनी मात्रा में बीज लेना है यदि चारे के लिए फसल उगा रहे हैं तो, और सामान्य यदि हम फसल में ले रहे हैं तो खाद्यान्न के लिए यदि हम काम में ले रहे हैं तो 4 से 5 kg ये बीज काम में लेना है खाद्यान्न के लिए। और यदि हम चारे के लिए बाजरा की खेती कर रहे हैं तो हमारे को बीज चाहिए 10 से 12 किलो। इन बीजों को आप सबसे पहले 20% नमक के घोल में या सोडियम क्लोराइड के घोल में भिगोएंगे। बीज हम उपचारित इसलिए करते हैं कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी बीज हैं उसके बीज की सतह के ऊपर या बीज के भीतरी परतों में यदि किसी प्रकार का पैथोजन बैठा हुआ है तो उससे हमें पैथोजन मुक्त करना है बीज को, फिर उसको बोना है। तो 20% नमक के घोल में उपचारित करेंगे। उसके बाद आप इसको उपचारित करने के बाद में 3 ग्राम थायरम प्रति किलो, यानी कि 1 किलो पे 3 ग्राम, तो आपने 5 किलो लिया है तो 15 ग्राम, 10 किलो लिया है तो 30 ग्राम थायरम से इसको ट्रीट करना है, उपचारित करना है। और यदि दीमक है मिट्टी में, वो दीमक सामान्यतः नहीं भी है तो भी आप दीमक का पहले प्रबंध करें। क्या करें, इसके अंदर क्लोरोपाइरोफॉस, दीमक के लिए क्लोरोपाइरोफॉस और क्विनोलफॉस, 2 चीजें हैं दीमक के लिए, क्लोरोफॉस और क्विनोलफॉस 20 cc 4 ml, 20 cc 4 ml प्रति kg के दर जो आपने लिया है। जैसे बीज आपने 5 kg लिया है तो 20 ml, 12 kg लिया है तो 48 ml क्लोरोपाइरोफॉस या क्विनोलफॉस काम में लेना है। इसके बाद में आप चाहें तो 1% सोडियम सल्फेट के घोल में बीजों को 12 घंटे तक, 1% सोडियम सल्फेट के घोल में बीजों को 12 घंटे तक भिगो के रखें। उसके बाद में इसको सुखाएं, सुखाने के बाद में इसकी बुवाई करें। आइए बुवाई पे चलते हैं, कैसे इसकी बुवाई की जाती है। बुवाई में आपको मैंने बताया था क्या क्या चीजें काम में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। पहले आप कैसे बोते हो, इसका समय, बुवाई का टाइम, फिर पौधे से पौधे के बीच की दूरी, फिर कतार से कतार के बीच की दूरी, और बीज कितनी गहराई में बोया जाता है। ये सामान्यतः बिंदु जो हैं ये आपको याद होने चाहिए कि हमारे को इसमें क्या क्या लिखना है। जैसे आपने बीज और बीज उपचार का बिंदु लिया तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि बीज की एक तो आपको बीज दर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका उपचार कैसे करते हैं और बीज दर में भी कैसे दो, फिर इसका किस प्रकार से उपचार करते हैं, उन दवाइयों के नाम, ठीक है। ये इधर से जैसे आपने खेत की तैयारी की तो इसमें 4 चीजें ये देखनी है और बाकी चीजें आपको आ रही है। और ये उन्नतशील किस्में ले रहे हैं तो आपने कौन कौन से किस किस के लिए कौन कौन सी किस्म ले रहे हैं वो। तो टाइम, वैसे तो ये अभी ये 12 ही मास उगाई जा रही है, वैसे इसका सामान्यतः खरीफ की फसल है तो उसको बुआई कब करेंगे, जून अंतिम सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह।
या जुलाई का प्रारंभ। पौधे से पौधे की दूरी P&P ये आपको कितनी रखनी है? 40 से 45 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे आप? 40 से 45, सॉरी, पौधे से पौधा तो हो जाएगा 10 से 15, ये होगा 40 से 45 सेंटीमीटर। प्लांट टू प्लांट और कतार से कतार, है ना, कतार से कतार के बीच की दूरी आपको 40 से 45 रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है? 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। अब आपके पास क्या रह गया? बीज कितना गहराई में बोना है? 2 से 5 सेंटीमीटर, 2 to 5, 2 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर कम से कम, अधिक से अधिक गहरा 5 सेंटीमीटर। ये आपको बुआई में आपको लिखना है। खाद और उर्वरक नेक्स्ट आपका है। खाद और उर्वरक, इसमें सड़ी गोबर की खाद तो लेनी ही है। सड़ी गोबर की खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टर काम में लेनी है। असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और जिंक सल्फेट भी एडवाइज किया जाता है कि ये भी लें आप काम में, क्योंकि किसी प्रकार से यदि उसमें थोड़ी सी क्षारीयता है तो जिंक सल्फेट को भी काम में लिया जाता है। तो 30 केजी, चाहे सिंचित क्षेत्र हो चाहे ये सिंचित लिख देता हूं मैं, असिंचित लिखता हूं पहले, और सिंचित, इसमें 30 से 35 केजी, 30 से 35 लिख देता हूं, 30 से 35 केजी काम में लेनी है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन सारी एक साथ में नहीं लेनी है। कितनी बार आपने सुना है इस बात को, और अब आपको ध्यान में है कि नाइट्रोजन आपको सारी एक साथ में काम में नहीं लेनी है। आधी बुआई के समय और पीछे बची आधी, या तो एक साथ या फिर इसको भी 2 भागों में। तो 30 लिए आपने तो 15 डाल दीजिए, और शेष जो 15 बच रही है उसको 8-8 या 7-7 के हिसाब से बाद में डाल दें। नाइट्रोजन के बाद में फास्फोरस, कितनी? फास्फोरस 20 केजी, और सिंचित क्षेत्र है तो इसमें थोड़ी और बढ़ा के लिख दीजिए, 20 से 25 केजी फास्फोरस काम में लेते हैं। देन पोटास, और इसको सामान्यतः पोटास की जरूरत नहीं रहती है, जिंक सल्फेट वगैरह लेते हैं तो ये 20 केजी, ये भी ले लीजिए आप। इस तरह से ये हो गया आपका मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में खाद उर्वरक। सिंचाई, क्रांतिक अवस्थाओं में सिंचाई की जाती है, अन्यथा इसकी सिंचाई बुआई के समय तो जो जमीन है, मृदा है, वो गीली है, आपने उसमें को सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन इसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो हमारे को मुख्य रूप से क्या चीज़ देखनी है? मुख्य रूप से हमारे को देखना है इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, यानी कि फुटान के समय या पुष्पन के समय या फिर दाने आने के समय और दानों में दूध आने के समय। ये 4 चीजें मुख्य रूप से आपको देखनी है, और अन्यथा आपको साप्ताहिक 7 से 12 दिन के अंतराल में इसमें सिंचाई करनी है, और ये विशेष रूप से आपको ये तो देखना ही चाहिए। ठीक है, तो आपने धान्य फसल बाजरा की वैज्ञानिक खेती में आपने क्या क्या चीजें देखी अभी तक?
अभी तक आपने देखा बाजरा का वैज्ञानिक नाम, फिर आपने देखा बाजरा कौन से कुल को बिलोंग करता है। अभी तक हम ये चौथी फसल धान्य फसल पढ़ रहे हैं। चारों की चारों धान्य फसलें हैं, पोएसी कुल से संबंधित थी। उत्पत्ति केंद्र जो है उसको भी हमने देखा, भारत और दक्षिण अफ्रीका। मक्का में हमने देखा था मैक्सिको था, बाकी भारत ही आया है। जवार में भी वही है। और इससे पहले हमने चावल पढ़ा था, तो उसमें चावल में चाइना का भी नाम आया था। और इसके बाद उत्पत्ति केंद्र के अलावा सामान्य इसकी जानकारी, जिसमें कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना इसमें वसाएं हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और ये क्या काम आता है, खाद्यान्न के रूप में काम आता है, चारे के रूप में काम आता है, या किसी अन्य महत्व में है। उसके बाद खेत की तैयारी, उसमें आपको मैंने बताया है कि आपको एक तो मिट्टी के प्रकार के बारे में कहना है, सुनना है। दूसरा उसकी पीएच के बारे में बात करनी है। फिर पुष्पन के लिए या बीज पकने के लिए किस प्रकार से टेम्परेचर चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और कितने वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में यह उगता है, ये ध्यान रखना है। फिर हमने बीज और बीज उपचार के बारे में बताया, आपको उन्नतशील किस्मों के बारे में बताया, खाद उर्वरक के बारे में बताया, बुआई कैसे की जाती है उसमें मैंने बताया टाइम, पौधे से पौधे के बीच की दूरी, कतार से कतार के बीच तो कितनी गहराई में उगाया जाता है वो। और अब मैं आपको बता रहा हूं खरपतवार उन्मूलन, निदान जिसको बोलते हो, निदान खरपतवार उन्मूलन। यह आपको जब बाजरा आपने बोया है वो कुछ ऊंचाई पे आ जाता है तो तुरंत आपको खरपतवार उन्मूलन के ऊपर ध्यान दे देना चाहिए। सामान्यतः 20 से 25 दिन बाद ऐसी स्थिति आ जाती है बुआई के 20-25 दिन बाद खरपतवार का आपको ध्यान देना है कि खरपतवार यदि उगी है, अवांछित फसलें यदि उगी है बाजरा के साथ, तो उसको उखाड़ दीजिए, हटा दीजिए। और उसके अलावा यदि जो हमने दूरी डिसाइड की थी उसके दूरी के अंदर यदि पौधे नहीं हैं, उसके बीच में यदि मुख्य फसल भी बाई दी वे उग रही है, तो उसको भी उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको P2P एंड L2L तो मेंटेन रखना ही है। और ये सब करने के बाद में खरपतवार का हम रासायनिक नियंत्रण भी करते हैं। एट्राजीन काम में ली जाती है, आपने मक्का में भी पढ़ा था एट्राजीन, वो मैंने 45 दिन बोला था आपको ध्यान होगा। यहां एट्राजीन आपको लेनी है आधा kg 600 ml पानी में घोल करके, आधा kg 600 ml पानी में, और यह आपको 25 से 45 दिन बुआई के बाद इसको काम में लेना है। अब हम पौध संरक्षण को देखते हैं। पौध संरक्षण, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन पौधे में रोग पनपने लग गया है, तो जो उपज हमारे को मिलनी चाहिए उतनी उपज हमारे को नहीं मिलेगी। इसलिए पौध संरक्षण देखना जरूरी है। पौध संरक्षण में हम लोगों को देखना है कि किस किस प्रकार की व्याधियां इस पे आती है। ए में हम कीट व्याधियां देखेंगे, इसका एक पार्ट जिसमें हम कीट व्याधियों को देखेंगे। कीट व्याधियों में जैसे जिसको हरा तेला बोलते हो, ये बाजरे पे होता है, और क्या बोलते हो आप उसको, कातरा, है ना, कातरा भी इसमें होता है। हरा तेला, जैसे कैटरपिलर, गंधी, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। और ये पौधे के मुलायम भागों को, पत्तियों को, शाखाओं को
ये कुतर देते हैं, खा लेते हैं और बाजरा के जो ग्रोइंग है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्विनोल फॉस या मिथाइल पैराथियोन। क्विनोल फॉस एक तरह का, क्विनोल फॉस एक तरह का हमने उसको काम में लिया था दीमक के लिए। मिथाइल पायरिथम, इसकी आपको आवश्यकता रहेगी। तो क्विनोल फॉस यहां आपने लिया था 20 सीसी 4 ml, यहां आपको लेना है 1.5। क्विनोल फॉस कितना लेना है आपको? ये आपको लेना है 1.5%। और या मिथाइल पैराथियन जो लेना है वो आपको लेना है 2% पैराथियन। 2% 25 kg। इसका यदि आप छिड़काव करेंगे तो जो हरा तेला, जिसको आप जैसिड बोलते हो, जिसको आप फुदका तो शायद नहीं कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, फुदका हिंदी में तो ध्यान नहीं है, लेकिन इसको हरा तेला बोलते हैं, जैसिड को हरा तेला, फिर कातरा है और फिर गंदी है, और उसके अलावा जो है कैटरपिलर वगैरह है, ये इसको जो बीजों को बराबर नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों को बुआई के समय या बुआई के बाद में इसको काटते हैं। बुआई के समय में तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अपन ये डाल देंगे क्लोरोपिरोफॉस्फेट, तो बीज आसानी से अंकुरित हो जाएगा। लेकिन उसके उपरांत भी हम यदि क्विनोल फॉस काम में ले रहे हैं, उसके साथ यदि हम फ्यूरॉन भी काम में लें तो भी ठीक रहता है, क्योंकि हमारे को सभी प्रकार से ऐसे प्रबंध करने हैं कि कम से कम व्याधियां पौधे को सहन करनी पड़े, वहन करनी पड़े। अन्य व्याधियां, अन्य व्याधियों में पहली है, उसको बोलते हैं हरित बाली रोग। आगे वाली क्लासों में आप जाओगे तो विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा हरित बाली रोग क्या है। इसको बाजरे का जोगी रोग भी बोलते हैं, बाजरे का जोगी रोग। ये एक प्रकार का फंगस है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमेनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमेनिकोला फंगस है, फाइकोमाइसिटीज फंगस का एक वर्ग है, उस वर्ग को बिलोंग करता है। ऊमाइसिटीज इसका श्रेणी है, उसका ये फंगस है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमेनिकोला। ये क्या करेगा? ये बाजरे के अंदर जो सिट्टा है, जिसको बाली बोलते हो आप, उस बाली के अंदर दाने बनने नहीं देगा। उसके अंदर पहुंच जाएगा तो दानों को बनने ही नहीं देगा, और दाने, बाली का आकार जो है वो शल्की हो जाता है, पुष्पीय हो जाता है और विकृत हो जाता है, और ये इस एक तरह से घूम जाती है, घुमाव आ जाता है उसमें। तो इस प्रकार का रोग, बाजरे में जो बालियां हैं वो हरी पड़ी रहेगी, उसमें हरापन दिखाई देगा। सॉरी, तो बाजरे में वो बाली है, उसमें दाना नहीं बनेगा, दाने रहित बालियां बन जाएगी। या कुछ में यदि दाने बनेंगे तो छोटे बनेंगे, सिकुड़े पे बनेंगे, संकरे बनेंगे, और फिर वो जो सिट्टा है वो घूम जाएगा, उसमें ट्विस्ट होगा, वक्रित हो जाएगा। इसलिए इसको हम बाजरे का जोगी रोग भी बोलते हैं, जोगिया रोग, हरित बाली रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमेनिकोला। इसका उपचार कैसे करेंगे अपन? इसको करना है तो आपको क्या काम में लेना है? रोगग्रस्त बालियों को, और इसको उखाड़ देना है, काट देना है और जला देना है। रोगग्रस्त बालियों को, रोगग्रस्त प्लांट पार्ट,
आर टू बी रिमूव्ड एंड बर्न। उसके बाद में आपको प्रतिरोधी बाजरा की किस्मों को काम में लेना है और फसल चक्र अपनाना है और कॉपर कवकनाशी काम में लेना है। ये आपका उपचार है, नियंत्रण है। ठीक है। एक और रोग बाजरे पे लगता है, कवक रोग, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। उस रोग का नाम है चेपा रोग, गोंदिया रोग। और कभी कभी ये सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मैंने एक दो बार पहले पेपरों में देखा है कि उसमें सवाल आया है, वो मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा कि कैसे आता है। पहले आपको मैं बताऊं कि ये रोग होता क्या है, ताकि आपको जो सवाल पूछा जाए उस सवाल के बारे में भी, आपको जो सवाल का जो तरीका आया था, जो जिस तरीके से पूछा गया था, उसके बारे में भी चर्चा करूं मैं। पहले आपको बताऊं कि ये किस नाम से जाना जाता है सामान्यतः साइंस में। अर्गट रोग, अर्गट रोग, अर्गट डिजीज। गोंदिया रोग, चेपा रोग, ये विशेष प्रकार का एक कवक है, क्लेविशेप परपूरिया, क्लेविशेप परपूरिया। ये बैसिडियोमाइसिटिस, सॉरी, ये क्लेविशेप परपूरिया जो है, यह बाजरे के दाना जो है उसमें एक चिपचिपा रोग उत्पन्न करता है। क्लेविशेप परपूरिया ये उसके अंदर चिपचिपा आता है। बाजरे का दाना जब दूध उसमें पड़ने लग जाता है तब उसमें चिपचिपापन आता है, कवक के आने की वजह से चिपचिपाहट होती है। हवा में के संपर्क में आते ही चिपचिपाहट, जिसकी जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो कम हो जाती है। ये चिपचिपाहट कड़ा और काले रंग का हो जाता है और दाना जो है वो दाने के अंदर कालापन आ जाता है। तो बाजरा का जो सिट्टा है उसके अंदर आपने काले दाने देखे हैं। ये काले दाने जो है ये कहलाते हैं अर्गट। और इन काले दानों में अर्गटिन नाम की पाई जाती है। अर्गटिन ये पाया जाता है और यह हानिकारक प्रभाव डालता है यदि इसको गर्भवती महिलाएं इस दाने को वाला बाजरा खा लेती है। तो यदि वो गर्भवती हैं तो उनको गर्भपात होने की संभावना है। अन्यथा सामान्य लोग इसका उपयोग करते हैं तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये किसकी वजह से हो रहा है? अर्गटिन की वजह से हो रहा है। क्लेविशेप परपूरिया फंगस का नाम है जिसकी वजह से हुआ है और इसका ये कारण है। अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे आप? इसको एक ही बात वही है कि रोगग्रस्त बालियां हैं, इसको आप छांट लीजिए। रोगग्रस्त बालियां को छांट करके जला दीजिए। उसके बाद में प्रतिरोधी किस्में काम में लीजिए। अलावा फसल चक्र अपनाइए। एक बार ये मैंने याद आ रहा है मुझे कि ये बाड़मेर जिले में भी काफ़ी प्रभावशाली रूप से दिखाया था इसका असर, और तब इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, मौतें भी हुई थी। क्योंकि जैसे पूरा बाजरा है उसके अंदर जो 1 2 4 दाने होते हैं, तो वो तो जिस वक्त हम उसकी बाजरे की पिसाई से पहले बिनाई करते हैं, बीनते हैं, तो उसमें से वो एक आधा दाना निकाल देते हैं। अन्यथा ये तो पहले तो जानकारी थी नहीं लोगों को, किसानों को जानकारी नहीं थी कि काला दाना क्या है। उन्होंने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया तो उसको साथ में पीस दिया। काला दाना और अन्य दाना तो साथ में पीस दिया। पीसने से क्या हुआ कि बाद में उसको खाया गया। खाया करने से ये जो अर्गटिन थी इसका जहरीला प्रभाव पड़ा। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको गर्भपात हुआ। बकरियों ने या भेड़ों ने इस प्रकार की नीचे गिरी हुई बाली को खा भी लिया तो उनके भी पशु जो थे, बच्चे थे, वो गिर गए, गर्भपात हो गया। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको। ये रोग आपने दोनों अच्छी तरह से देख लिए हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? इस रोग के रोकथाम के लिए आपको क्या करना है कि बीजों को
2% नमक के घोल, पहले बोला था मैंने, 2% NaCl से उपचारित करके काम में लेना चाहिए, अन्यथा मैक्रोजैब या जाइनाजैब 2 ग्राम दवा प्रति केजी के हिसाब से काम में लेनी है। और यदि नहीं तो आप कॉपर कवकनाशी इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका व्याधियां। अब कटाई व मड़ाई। सामान्यतः हम जहां रह रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा खेती बाजरा की ही की जा रही है। किसान कुछ नहीं देख रहा है, बस बारिश हुई, हल जोता और बाजरा बो दिया। लेकिन आप लोग क्योंकि कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप किसानों के बेटे बेटी हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस खेती को वैज्ञानिक खेती में किस प्रकार से बदल सकते हैं, किस प्रकार से अपने पेरेंट्स को, अपने बाप दादाओं को इसके बारे में जानकारी दे करके उत्पादन और उपज को बढ़ा सकते हैं। ये सारा आपने पढ़ा। कटाई और मड़ाई। जब दाना पूर्ण पक जाता है, थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, उसमें नमी कम रह जाती है, उस समय इसकी हंसिये से कटाई करते हैं। और सामान्यतः ये कब होती है? दिवाली के आसपास, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। और यदि आप पूरी फसल को उखाड़ते हो, है ना, तो इसकी मड़ाई भी की जाती है, डंडों से, छज्जे से इसकी मड़ाई की जाती है। और बाद में आपने इसको बालियाँ अलग करके इसको बहुत ज़्यादा सुखाया जाता है धूप में, और धूप में सुखाने के बाद में इसकी बाद में दाना अलगाया जाता है। दाना अलगाने के बाद में इसकी मिलिंग की जाती है। उपज एवं उत्पादन। आपने ये जो बोया है, इससे कितनी उपज हुई, कितना उत्पादन हुआ। मैं एक बार कुछ ट्रेनीज को खेती के बारे में बता रहा था, और मैंने उसमें से किसी ग्रामीण से पूछा कि आपके कितना बीघा ज़मीन है आपके पास। तो उसने मुझे बताया, और जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या बोते हो, तो उसने ये बताया कि हम बाजरा बोते हैं। मैंने उससे ये भी पूछा कि कितना उपज और उत्पादन होता है, मुझे उसने ये बताया। और फिर मैंने उसके ऊपर खर्चा उसको बताया, और जो उसने उत्पादन हुआ है उसका मैंने वर्तमान मूल्य है उसको कैलकुलेट करके उसको बताया, और उसको समझाया कि आपको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो यदि इसको आप कैलकुलेट करें, तो यदि हम बाजरा ही बोए जा रहे हैं, यदि हम उसको पशु चारे के रूप में काम में ले रहे हैं, हमारे खाद्यान्न के रूप में काम में ले रहे हैं, या जो बाकी बच रहा है उसको हम बेचने के काम में ले रहे हैं, तो ज़्यादा हमारे को बेनिफिट नहीं है। तो हमारे को मिश्रित खेती काम में लेनी चाहिए। और वो मैंने आपको बताया था, जो मिश्रित खेती वाला चैप्टर था उसमें बताया था। लेकिन अब वो तो ठीक है, लेकिन बाजरा अपनी जगह है, बाजरा भी उगाना है। सारे बीघों में ना उगा के थोड़े जगह आप उसको उगा दीजिए। तो कितना बाजरा होता है प्रति हेक्टर? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। मैं नहीं समझ रहा था कोई ज़्यादा है। 1 हेक्टर में 15 से 20 क्विंटल बाजरा होता है। और आपके पास ज़मीन यहाँ, क्योंकि हमारे पास खूब ज़मीन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और चारा है, ये 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर हमारे को प्राप्त होता है। 1 हेक्टर में बीघों को कैलकुलेट करके, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो बाजरा आप उगाकर उसकी खेती ले सकते हैं। ये किसान पर निर्भर है, लेकिन बहुत कुछ इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपकी फसल
किसी भी प्रकार से वातावरण से प्रभावित न हो, वातावरण से दूषित न हो, किसी प्रकार से फसल का यदि नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई, आपने तो खूब जोश के साथ में बाजरा को उगाया था लेकिन उसकी भरपाई नहीं होती है, तो आपको मैंने बताया था कि मिश्रित खेती हमारे को काम में लेनी है। ठीक है, सारे चैप्टर पीछे आपने जो देखे हैं वो हमारे को ये एक प्रकार का लेसन दे रहे हैं कि हमारे को खेत भी किस प्रकार से मैनेज करके उसका प्रबंधन किस प्रकार से करना है, भू परिष्करण करना है, मिश्रित खेती काम में लेनी है, फसल चक्र अपनाना है, शुष्क खेती करनी है। ठीक है, बारिश है तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको कैसे करें, सिंचाई कब कब करनी है, क्रांतिक अवस्थाएं हमारे को देखनी है। ठीक है ना, खरपतवार का उन्मूलन करना है, उसके बाद में व्याधियां देखनी है, पौध संरक्षण करना है, सिंचाई कब कब करनी है, ये सब पूरा ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए परंपरागत खेती से हट करके वैज्ञानिक खेती पर जाने के लिए। तो हम कृषि प्रधान भारत में बहुत कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कृषि विज्ञान के विद्यार्थी हो और मैं आपसे ये अपेक्षाएं रखता हूं कि आप इस तरीके को सर्कुलेट कीजिए अपने हित के लिए, देश के हित के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए, आपकी अपनी इकोनॉमी के लिए, ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे।